हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेटा, आप चाहे पंजाब बोर्ड के हो या कोई भी स्टेट बोर्ड या फिर CBSE, सभी की साइंस की बुक सेम है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पहले तो आपको चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए। केमिकल रिएक्शन, केमिकल में जो भी रिएक्शन होती है और उनकी कैसे इक्वेशंस बनानी होती है, ये सारा हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ये हमारी साइंस का पहला चैप्टर है और ये हमारी साइंस 3 पार्ट में है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो ये जो पार्ट है हमारा वो केमिस्ट्री का पार्ट है। केमिस्ट्री का पार्ट में हम सभी केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये देखो, आप यहाँ पर कुछ रिएक्शंस आप देख रहे हो, जैसे कि जो मिल्क होता है अगर आप रूम टेम्परेचर में गर्मियों में छोड़ देते हैं तो क्या होता है उसमें, ठीक है। लोहे का तावा होता है या लोहे की कील होती है, अगर आप उसको मॉइस्चर में छोड़ देते तो क्या होगा, जो ग्रेप्स से वो फर्मेंट हो जाता है। तो क्या होता है, उसके बाद फूड अगर पका हुआ होता है, ठीक है, फूड हम डाइजेस्ट करते हैं अपनी बॉडी में, हम सांस लेते हैं। तो ये सारे ही जो आपने रिएक्शंस देखी हैं, ये सारी ही मतलब जो आपने डेली रूटीन में देखा हुआ है कि ये सारी जो रिएक्शंस होती है, सिचुएशंस आती है हमारे अंदर, इनमें सब में कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन हमारे नेचुरल सब्सटेंस हैं जो कि और नेचर के में चेंज होती है। तो इसमें हमें 2 चेंजेस मिलेंगे, आप याद रखो, एक फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है, जिसमें प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है। फॉर एग्जांपल, आपने एक पेपर लिया, पेपर को फाड़ दिया, ठीक है। तो फाड़ दिया तो वो पेपर ही है ना, पेपर चेंज तो नहीं हुआ ना। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब उसी पेपर को आपने जला दिया तो क्या होगा, वो राख बन जाएगा, ऐश बन जाएगा। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो जिसमें प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है वो क्या होता है, केमिकल चेंज, और जिसमें प्रॉपर्टी नहीं चेंज होती है वो क्या होता है, फिजिकल चेंज, ठीक है। जैसे यहाँ से हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि फूड को हमने खाया और वो डाइजेस्ट हुआ तो किस टाइप का चेंज हो गया, केमिकल चेंज, क्योंकि डाइजेस्ट होने के बाद उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, ठीक है। ग्रेप्स जो है वो पकने के बाद फर्मेंट हुए, फर्मेंट होने के बाद ये अल्कोहल बन जाता है। तो ये भी क्या हो गया, केमिकल चेंज, ठीक है। तो इस तरीके से फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में आपको पता लग गया। अब फर्स्ट एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टेट बोर्ड का बच्चे हों चाहे कोई भी CBSE का बच्चा हो। तो इस एक्टिविटी में आपको क्या किया गया है, एक जो है मैग्नीशियम रिबन ली गई है। मैग्नीशियम क्या होता है, एक मेटल होती है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन लिया गया है और उसको जो है बर्नर की हेल्प से जलाया है। तो जब उसको हम जलाते हैं, यहाँ पे जो ये पकड़ा हुआ है इसको टोंग बोलते हैं, इसकी हेल्प से इसको पकड़ के यहाँ पे बर्नर में हम फ्लेम में उसको जला रहे हैं। तो हम देखते हैं कि आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखो ध्यान से, यहाँ पर जो है ये वाइट कलर का यहाँ पे आपको पाउडर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस पाउडर को हमने एक वॉच ग्लास जो है इसमें कलेक्ट कर लिया। तो ये जो पाउडर है वो किसका पाउडर होता है, ये क्वेश्चन देखो कई बार आता है कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया तो उसके बाद जो प्रोडक्ट होता है वो क्या मिलता है। तो देखो बच्चों, अगर मैग्नीशियम नहीं, कोई भी चीज़ अगर जल रही है तो हमेशा किससे रिएक्शन करती है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मीन्स MgO, ठीक है। तो इट मीन्स ये जो हमारे पास पाउडर की कलेक्शन है ये किसकी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की है, ठीक है। तो अभी तो आप बैलेंस कैसे केमिकल इक्वेशन करते हैं वो चैप्टर में आगे समझोगे, यहाँ पर मैं अभी वैसे ही बैलेंस कर दे रही हूँ, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। आगे आप चैप्टर में पढ़ोगे। तो ये हो गई आपकी, यहाँ पर कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं कि इसकी रिएक्शंस लिखो, तो ये इसकी रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। तो यहाँ पर वही चीज़ दी है जो मैंने आपको बताया था कि आपने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया, मैग्नीशियम रिबन जो है
कैसे जलता है? अब कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कैसे फ्लेम के साथ जलता है? डार्जलिंग फ्लेम के साथ, भी चमकदार फ्लेम के साथ। और जो पाउडर होता है वो कौन से कलर का होता है? वाइट कलर का होता है। ठीक है, जो छोटे छोटे बेसिक चीज़ें बता रही हूँ ना, क्योंकि बेटा अभी जो क्राइटेरिया आया है सीबीएसई का कि 50% उन्होंने एमसीक्यू ही डालने हैं, तो उसके लिए आपको चैप्टर की एक एक लाइन पढ़नी होगी। ठीक है, और एक एक चीज़ को समझना होगा। तो हम अपनी वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे, बस आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो ये पाउडर जो है वो किसका है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का है। सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गए आपके ना, कि जलता है कैसे? डार्जलिंग फ्लेम से। पाउडर कैसा होता है? वाइट कलर का होता है। पाउडर किसका होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। और ये कैसे बनता है? जब मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्शन कर रही है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही है। ठीक है, क्लियर मैग्नीशियम वाला पॉइंट। आगे एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 1.2। टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। आपने एक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में, उसमें पोटेशियम आयोडाइड डालना है। अब क्या ऑब्जर्व करोगे ये बताना है। तो ये सिंपल सी एक्टिविटी है कि जब आप लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन डालोगे और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डालोगे तो क्या होगा, ये ऑब्जर्व करके आपको बताना है। इसमें यहाँ पर एक्टिविटी 1.3 दे रखी है। 1.3 में जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वो मैं साथ के साथ आपको बताते जाऊंगी। ठीक है, जिंक ग्रेन्यूल मतलब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े। जिंक क्या होता है? मेटल होती है। उसको हमने किस में डालना है? कोनिकल फ्लास्क में या फिर टेस्ट ट्यूब में। तो ये आपको दिख रहा है, इसको कोनिकल फ्लास्क बोलते हैं। ठीक है, और सिंपल इस तरीके से होती है, उसको हम टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने उसमें क्या डालना है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, जो मर्जी डाल दो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl, सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स H2SO4। ठीक है, उसके बाद आपने क्या देखना है कि जिंक ग्रेन्यूल कैसा हो जाता है। जो हमने जिंक के टुकड़े लिए थे, फ्लास्क को आप टच कर रहे हो तो क्या टेम्परेचर में चेंजेस हुआ है? तो बच्चों यहाँ पर देखो, ये डायग्राम बना हुआ है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर हमने ये जिंक के टुकड़े डाले हुए हैं, फिर यहाँ पर जो है सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है। इन्होंने दो चीज़ पूछी है, एक तो ये पूछा है कि जिंक ग्रेन्यूल का क्या होता है, तो ये जिंक के ऊपर ब्राउन कलर की एक कवर सी आ जाती है। ठीक है, और उसके बाद जो है अगर आप फ्लास्क को टच करोगे तो फ्लास्क कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुई है? इट मीन्स इसमें केमिकल रिएक्शंस हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे रिएक्शन होती है। देखो, जिंक में जब हमने क्या डाल दिया? H2SO4, तो ये क्या बन जाएगा? ये जिंक जो है SO4 के साथ रिएक्शन कर लेता है। क्या बना देता है? ZnSO4। और साथ में कौन सी गैस निकलती है? H2 मीन्स हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में हमने ऑब्जर्व किया क्या कि यहाँ पर स्टेट चेंज हो रही है, गैस निकल रही है, स्टेट चेंज हो रही है, कलर चेंज हो रहा है, जिंक के ऊपर ब्राउन सी कवर आ गई। ठीक है, गैस बन रही है, और इसका टेम्परेचर जब हम इसको हाथ लगाते हैं ना तो ये बहुत थोड़ा सा गरम गरम सा महसूस होता है। इसका मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया है कि वी कैन सी दैट द लार्ज वैरायटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस अराउंड अस। हमारे आसपास बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो इनको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, किस तरीके से इसको सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा केमिकल इक्वेशंस। देखो, केमिकल इक्वेशंस को हम कैसे लिखेंगे? अभी हमने जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाया था तो मैंने आपको सिंपल बता दिया था Mg+O2, पर केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्सीजन। ठीक है, तो और ये दोनों ने रिएक्शन किया तो क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जिनको हम वर्ड्स में, हम लेटर्स में लिख रहे हैं, उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। अब एक चीज़ याद रखो, जो भी आप रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और जब रिएक्शन के बाद जो बन गया है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। देखो, एक सिंपल सी मैं हमारे रेगुलर रूटीन की एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि कर्ड का पता है आपको? दही। तो दही कैसे जमाते हैं? आप क्या करते हो? ठीक है, आपको नहीं पता तो आप अपनी मम्मा से पूछना। एक बाउल में आपने थोड़ा सा मिल्क ले लेते, थोड़ा सा कोसा कोसा सा मिल्क। ठीक है, और उसके अंदर थोड़ा सा हमने क्या कर देना है? कर्ड मिला देना है। और उसके बाद वो क्या हो जाता है? पूरा मिल्क कर्ड में चेंज हो जाता है। तो जो हमने पहले रिएक्शन से पहले लिया, मीन्स हमने जो ये मिल्क लिया था और इसमें थोड़ा सा कर्ड लिया था, ये हमारा था रिएक्टेंट, मतलब रिएक्शन शुरू होने जा रही थी। उसके बाद जब ये रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो गई, जो हमें लास्ट में मिला वो कर्ड मिला हुआ है, तो वो कर्ड क्या हो गया? हमारा प्रोडक्ट।
समझ आ गई बात। जो रिएक्शन में भाग लेता है, हिस्सा लेता है, वो रिएक्टेंट, और जो रिएक्शन के बाद बनता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट। ठीक है, समझ आ गई बात। तो यहाँ पर यही दिया है कि वर्ड इक्वेशन में जो शो किया जाता है उसे हम केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, अगर जो यहाँ पर ये LHS साइड और RHS साइड, LHS साइड को हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, RHS साइड को हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। LHS साइड अगर आपको मान लो यहाँ पे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है और भी कोई आ गया तो हमने प्लस प्लस करके आगे उसमें जोड़ते जाना है। जैसे मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, फॉर एग्जांपल बता रही हूँ मैं, तो ये बीच में प्लस करके आपने ऐड करते जाना है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है, और उसके बाद जब आपने सारी चीज़ें ऐड कर ली तो जो प्रोडक्ट बनना है उससे पहले आपने क्या लगाना है, एरो लगाना है, जिसको गिव राइज बोलेंगे हम। ठीक है, तो ये तो हो गई रिएक्शन। जो हमने यहाँ पर लिखी वो क्या हो गई, हमारी केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशंस को हम रिएक्शन में कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ पर जैसे कि आपको था मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O2। ये 9th क्लास में आई होप आपने ये कंसेप्ट क्लियर कर लिया होगा, क्योंकि 9th में यही चीज़ें हैं। ठीक है, और क्या बन जाएगा फिर, मैग्नीशियम ऑक्साइड मीन्स MgO। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी क्या लिखी है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, या हम इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हमने बैलेंस करना होता है। तो बैलेंस क्यों करना होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है, ना तो मास क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। अब फिर से हम अपनी पहले सिंपल वाले एग्जांपल पे आ जाते हैं। जैसे कि हमने कर्ड बनाने के लिए हाफ यहाँ पर इतना मिल्क लिया था, ठीक है, और इतना मिल्क लिया था और कर्ड बनाया, तो हमारा जो कर्ड मिलेगा हमें वो भी इतना ही मिलेगा, जितना हमने मिल्क लिया था उतना ही हमें कर्ड मिलेगा। तो मीन्स ना तो मास क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, इसलिए हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, मीन्स अगर मैग्नीशियम का हमने 2 ग्राम लिया है तो जब प्रोडक्ट हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा तो उसमें उसका दोनों का मैग्नीशियम का जो क्वांटिटी होगी वो दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, ना तो मास क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, तो अब देखो इसको इक्वेशंस में हम जैसे लिखते हैं, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, एक सिंपल सी रिएक्शन ली हुई है, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, और ये क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसको रिएक्शन में कैसे लिखेंगे, जिंक को कैसे लिखेंगे, ZN। ठीक है, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे लिखेंगे, H2SO4। ठीक है, उसके बाद गिव राइज, Zn की रिएक्शन SO4 के साथ हो जाएगी, ZnSO4। जब आप बार बार रिएक्शंस की प्रैक्टिस करोगे ना, अपने आप ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी। उसके बाद H2 मीन्स हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पर, अब इनको बैलेंस करना है, बैलेंसिंग को चेक करना है। चेक करने के लिए कैसे चेक करेंगे, यहाँ से देखो इस तरीके से आपने क्या करना है, टेबल बनानी है। पहले एलिमेंट्स लिख देने हैं, फिर नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट्स। तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखाती हूँ, तब चीज़ें समझ आएगी आपको यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो हमने एलिमेंट सारे लिख लिए, जिंक है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। अब ये कितने हैं इस साइड, उनके नंबर लिखने हैं। तो यहाँ पर देखो जिंक क्या है, 1 है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। उसके बाद हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, यहाँ पर नीचे कितना लिखा है, 2, तो यहाँ पर हमने क्या लिख देना है, 2। सल्फर S देखो एक चीज़ और देखो, जैसे H2SO4 लिखा है ना, तो जो इसके नीचे मतलब इसके नीचे लिखा हुआ है वो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है तो इसका 1। ठीक है, और जैसे O4 था तो ऑक्सीजन के कितने हो गए, 4। सपोज करो अगर आपके पास 2ZnSO4 होता तो अब क्या होता, ये 2 का मतलब ये सारे ही हैं, मतलब ये 2 इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। इसका मतलब कैसे, देखो जो हमारा Zn है मतलब जिंक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमने कितने लेना है, 2Zn। S के नीचे कुछ नहीं है तो हमारे पास S मतलब सल्फर हमारे पास कितना है, 2। ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी 4 है ऑक्सीजन, तो इस 4 की हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 4 2 = 8, मतलब ऑक्सीजन अब यहाँ पर कितनी है, 8। बात समझ में आ गई।
ठीक है, समझ आएगी, धीरे धीरे समझना, चीज़ें समझ आएगी, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है, बस साइंस को बहुत ध्यान से समझ के करना, ठीक है, इंटरेस्टिंग बहुत है साइंस। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, देखो सारी चीज़ें हमने लिख ली, यहाँ पर Zn यहाँ पर 1 था लिख दिया, हाइड्रोजन 2 थे लिख दिया, और सल्फ़र 1 था तो लिख दिया, और ऑक्सीजन 4 था वो लिख दिया। अब उसके बाद हमने जो है दूसरे साइड को भी चेक करना है, मतलब प्रोडक्ट में, ठीक है, ये प्रोडक्ट में हमारे पास Zn कितना है 1, तो 1 लिख दिया। हमारे पास हाइड्रोजन H कितना है यहाँ पर 2, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। S मीन सल्फ़र हमारे पास कितनी है 1, और ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन के नीचे 4 है, तो ऑक्सीजन कितनी है 4। अब देखो ये और ये नंबर क्या सेम है, तो बिल्कुल सेम है, ये देखो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 4 है, ये 4 है, तो इट मीन्स ये जो रिएक्शन है हमारी वो क्या है, बैलेंस है। तो बैलेंस करते क्यों हैं, अगर ये क्वेश्चन आए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, कोई भी रिएक्शन हो, ठीक है। चलो धीरे धीरे प्रैक्टिस करना, आपको चीज़ें समझ आएगी। चलो अगली रिएक्शन देख लेते हैं हम यहाँ पर अगली रिएक्शन आपको ये दे रखी है FeH2SO4। अच्छा देखो, ये रिएक्शन को जब हम बैलेंस करते हैं ना तो इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या होता है, तुक्का लगाना, ठीक है, इसके कोई रूल नहीं है, बस आप तुक्का लगा के इसको बैलेंस करो। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, Fe, ठीक है, 1 है, यहाँ पर Fe कितना है 3, ठीक है, H2 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है। तो सबसे पहले किसको बैलेंस करना शुरू करना, जो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, 4 है ऑक्सीजन। तो अब आप इसको ऑक्सीजन को अगर 4 बनाओगे तो क्या करोगे, तो अब अगली चीज़, ठीक है, जो भी इसके रूल है वो मैं साथ के साथ बता रही हूँ। अब आपने क्या करना है, आपने जो है इसके नीचे नहीं आप लिख सकते कुछ भी, आप अपने आप से इसके नीचे कोई नंबर नहीं लिख सकते। आपको जब भी अपने नंबर कहीं ऐड करना है तो सामने ऐड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है ना, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे तो कैसे करोगे, यहाँ पर 4 है, मैंने आपको बताया यहाँ नीचे नहीं लिख सकते, तो आप यहाँ पर अगर 4 लगा दोगे तो ठीक है, ऑक्सीजन जो है यहाँ पर कुछ नहीं है इसके नीचे, तो इसका मतलब अभी आगे के 4 का मतलब क्या हो गया, ये सारी चीज़ों के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन हमारा 4 हो गया, बट अब हाइड्रोजन को चेक करो, हाइड्रोजन ये नीचे 2 है और आगे 4 है, तो मैंने आपको क्या बताया था, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, 4 2 8, हाइड्रोजन कितने हो गए 8, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है। अब इसको 8 बनाने के लिए आप क्या करोगे, अगर यहाँ 4 लगा दोगे तो 4 2 8 हो गया ना। तो देखो अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। Fe के पास आते हैं, Fe यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो अगर मैं यहाँ पे 3 लगा दूँ तो Fe भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया ना, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको पूरी यहाँ पे बैलेंस की गई है स्टेप बाय स्टेप, यहाँ से चेक करो, ये देखो, ये तो जो बैलेंस नहीं है वो हो गई। तो यहाँ पर हमने पहले एलिमेंट लिख लिए Fe, H और O। यहाँ पर Fe कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, ठीक है। उसके बाद दूसरे साइड हम चले जाते हैं, दूसरे साइड नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट्स। देखो Fe यहाँ पर कितना है 3, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 4, उसके बाद हाइड्रोजन कितना है 2, ठीक है। ये तो जो हमें रिएक्शन में दिया हुआ है वो हमने लिख लिया। अगला रूल मैंने आपको क्या बोला है, इन सब के बीच में, ठीक है, आप कुछ नहीं लिख सकते हो, नीचे आप कुछ नहीं लिख सकते हो, आप आगे ही लिख सकते हो जो भी आपने नंबर लिखना है, ठीक है। तो अब अगला देखते हैं, Fe आपका 1 था, यहाँ पर 3 है। मैंने आपको क्या बोला है, जो सबसे ज़्यादा हो पहले उसको बैलेंस करना है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, इस साइड ऑक्सीजन 1 है, तो इसको हमने 4 बनाना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, आगे 4 लगा दो, आगे 4 लगा दिया तो ये तो हो गया हमारा 4, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन इस साइड का 4 तो हो गया, पर हाइड्रोजन बैलेंस बिगड़ गया, क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे ऑलरेडी 2 दिया हुआ है, आगे 4 लगा दे तो 4 2 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितना हो गया हमारे पास, हाइड्रोजन इस साइड को हमारा 8 हो गया। अब इस साइड वाले को हाइड्रोजन को हमने 8 बनाना है, मतलब इसको 8 बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लगा दिया हमने, तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा 8 बन गया, ठीक है। अब अगले को Fe को मैंने आपको बताया, Fe हमारे पास कितना है, यहाँ पर 3 है, इस साइड को हमने 3 बनाना है, इस साइड हमने आगे 3 लगा दिया, तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। देखो यहाँ पर ये सारी जो मैंने आपको तरीके बताए, ये सारा तरीका बताया हुआ है यहाँ पे। अब अगर बैलेंस इक्वेशन पे आ जाते हैं तो ये देखो
3Fe4 और यहाँ पे हमने 4 लगाया था, तो ये क्या हो गया हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो, अब यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर अब सिंबल्स लिखे हुए हैं आपके, यहाँ S लिखा है, G लिखा है, S लिखा हुआ है, G लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, S का मतलब सॉलिड, G का मतलब गैस, सॉलिड गैस। तो सॉलिड आपने स्टेट्स पढ़े हुए ना 9th में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड में क्या होता है, जो भी सॉलिड चीज़ें होती है उसके नीचे हमने S लिखना है, जो भी चीज़ें हमारी प्रोडक्ट या फिर रिएक्टेंट हमारी गैस में होती है उसके नीचे G लिखना है। ठीक है, उस जो लिक्विड में होती है उसके नीचे L लिखना है, और जो एक्वस, एक्वस मीन्स पानी में घुला हुआ है, कोई सॉलिड पानी में डिजॉल्व हुआ है, तो वहाँ पे हमने A क्यों लिखना है, इसका मतलब एक्वस। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी हमें यहाँ पर स्टेट्स ज़रूर लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेट लिखकर और फिर ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। जब हम बैक एक्सरसाइज करेंगे तो काफ़ी सारे रिएक्शंस लिखेंगे, तो वहाँ पर हमें बैलेंस करना इजीली आ जाएगा। ठीक है, इसलिए आप अभी टेंशन मत लो, जब हम बैक एक्सरसाइज कवर करेंगे तो उसमें भी बहुत सारी बैलेंसिंग इक्वेशन है और फिर धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ आ जाएगी। ठीक है, चलो अगली चीज़ देखते हैं हम। आगे है सम टाइम रिएक्शन में जो है क्या होता है, टेम्परेचर, प्रेशर, ये क्या होते हैं, कैटलिस्ट। रिएक्शन को देखो, ये जो भी एरो के ऊपर लिखा होता है ना, ये कैटलिस्ट होते हैं, ये एरो के ऊपर लिखा है ये कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट किस बला का नाम है, कैटलिस्ट है जो रिएक्शन को तेज करता है। फिर से हम अपनी नॉर्मल वाली एग्जांपल पे आ जाते हैं। नॉर्मल वाली एग्जांपल हमारी क्या, हमने दही जमाया था। ठीक है, दही, तो दही में हम पूछना अपनी मॉम से कि जब हम सर्दियों में दही को जमाते हैं तो दही जल्दी से हीट नहीं होती है, गर्म नहीं होती है, इसकी वजह से दही जल्दी जमती नहीं है। और सर्दियों में जमती नहीं है, गर्मियों में आप 4 घंटे में दही जम जाती है। इट मीन्स उसको दही बनने में जो है रिएक्शन को तेज करने में हेल्प कौन कर रहा है, हेल्प कर रही है हीट। ठीक है, तो हीट जो है कर्ड को जमने में हेल्प कर रही है, तो जो रिएक्शन को कंप्लीट करने में हेल्प करता है वो क्या कहलाता है, कैटलिस्ट। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे CO और क्या है H2, इन दोनों को रिएक्शन करने में हेल्प कौन कर रहा है, ये प्रेशर हेल्प कर रहा है, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब हम इस पर प्रेशर लगा रहे हैं तब ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखो, आप फोटोसिंथेसिस जानते होंगे ना, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, तो इसमें भी इनका कैटलिस्ट क्या हो गया, सनलाइट। जब इनको सनलाइट मिलती है और पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल होता है तभी ये रिएक्शंस होती है, तो ये इसका क्या हो गया, कैटलिस्ट। मतलब रिएक्शन को कंप्लीट करने में जो हेल्प कर रहा है वो क्या होता है, कैटलिस्ट। बात समझ में आ गई। तो देखो CO2 H2O, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया आपका सनलाइट और क्लोरोफिल कैटलिस्ट, उसके बाद C6H12O6 और 6O2 6H2O। ठीक है, ये आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इन क्वेश्चंस को हम बाद में सॉल्व करते हैं, अभी हम चैप्टर को पूरा रीड करते हैं पहले। तो फर्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो अभी तो हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन क्या होती है, अब केमिकल रिएक्शन भी बहुत सारे टाइप की होती है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, बस नाम से याद रखो, किसी चीज़ को कंबाइन करना है। कंबाइन करना मतलब आपके पास A है B है, दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, AP। मतलब दो रिएक्टेंट, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, एक प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया ना कि इस साइड वाले क्या होते हैं, रिएक्टेंट। मान लो 3 हो गए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ABC फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बात समझ में आई। तो देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखी है। यहाँ पर देखो बीकर लिया है, बीकर में क्या डाला है, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में वाटर। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, ये जो बीकर है ना, ये देखो यहाँ पे हाथ लगा रहे हैं ना, तो ये थोड़ा सा गरम गरम सा महसूस होगा। तो क्यों महसूस होगा, क्योंकि ये एक तरीके से हीट प्रोड्यूस करता है साथ में। तो यहाँ पर आपको देखो, सबसे पहले हमने क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड। फॉर्मूले पता होना चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला CaO। ठीक है, कैसे होता है ये, सॉलिड। चूना आपने देखा है ना, चूना जो कली करते हैं पिन, ठीक है, घरों में कली करते हैं, वो सॉलिड। उसमें हमने वाटर डाल दिया, मीन्स H2O। ये कैसा होता है, लिक्विड। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो क्या बना लेते हैं, मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ CaOH
होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या रिलीज होती है, हीट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखा है, जब हमने ये चूना लिया था, कैल्शियम ऑक्साइड लिया था, इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, और क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। वाटर मिलाया तो जब ये मिल जाता है और हीट प्रोड्यूस करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्लैग लाइम। ये याद रखना, 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्विक लाइम और स्लैग लाइम का फॉर्मूला। साथ में इसमें से क्या प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। अब देखो यहाँ पर 2 रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट है ना, रिएक्शन से पहले 2 रिएक्टेंट है, दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। 2 रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। इट मीन्स कौन सी रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये आपके सिंपल डेफिनेशन दिए। इस रिएक्शन में आप क्या देख रहे हो, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इट मीन्स क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स। एक प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट से फॉर्म्ड हो रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और साथ में ये आपकी एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये जरूर करना, ये सारी रिएक्शंस पेपर में आ जाती है। अब यहाँ पर देखो, डू यू नो, अब स्लैग लाइम जो है वो रिएक्शन करती है, वाइट वॉश जो है ना, आपने कभी घर में देखा होगा, जब कली कर देते हैं चूने की तो उस टाइम वो शाइन नहीं करती है, लेकिन जब उसको 3-4 दिन बाद आप देखोगे ना, बड़ी ज़्यादा शाइन करती है। पता है ऐसा क्यों होता है? तो अभी हमने बोला था, जब चूने को अपने पानी में मिलाया था तो क्या बनाया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वो जब दीवार पे लग जाती है तो एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करना शुरू कर देती है और क्या बना लेती है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। साथ में क्या बनाती है, वाटर। वाटर तो जो है उड़ जाता है हवा में, ठीक है, वेपर के थ्रू निकल जाता है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट जो बनता है ये बहुत मतलब शाइनी सी लेयर देता है। ठीक है, तो आगे एक क्वेश्चन और, ये तो आपको पता लग गया कि क्यों ज़्यादा जब कली करने के बाद ज़्यादा चमक दीवार में बाद में क्यों आती है, क्योंकि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जिससे ज़्यादा शाइन आ जाती है। ठीक है, अब कई बार आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मार्बल का फॉर्मूला, तो ये क्या है, मार्बल का फॉर्मूला CaCO3। ठीक है, और इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, आई होप चीज़ें आपको धीरे धीरे अच्छे से समझ आ रही होंगी। ठीक है, और अगर ज़्यादा लेट हो जा रहा है ना तो आप जो है रेस्ट कर लेना, वीडियो को पॉज कर लेना, रेस्ट कर लेना, या फिर अगले दिन पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कुछ और रिएक्शंस दे रखी हैं, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसी तरीके से वाटर की फॉर्मेशन कैसे होती है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनती है, वाटर। ठीक है, तो मतलब 2 रिएक्टेंट मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये भी एग्जांपल किसकी हो गई, ये सारी एग्जांपल हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। अब हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब की थी तो आपने उस टाइम देखा था कि उसमें तो हीट निकल रही थी। मीन्स जब आपने बीकर में किया था यहाँ पे रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिलाया था और उसको टच करके देखा तो थोड़ा सा गर्म था। इट मीन्स इस रिएक्शन में क्या हो रही थी, हीट की रिलीज़ हो रही है। तो जिस रिएक्शन में हीट रिलीज़ होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो याद रखना कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन इन विच हीट रिलीज। ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट रिलीज़ होती है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो दिया गया है आपको मीथेन। मीथेन जब जलती है तो कोई भी चीज़ अगर जल रही है बेटा तो वो किससे रिएक्शन करती है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और वाटर बन रहा है, साथ में क्या निकलती है, हीट निकलती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है आपका कि वाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो बेटा, आप सांस लेते हो ना, उसके बाद सांस छोड़ो और उसके सामने अपना हाथ लगा के देखो तो आपको गरम गरम हीट महसूस होगी। इट मीन्स जो रेस्पिरेशन है वहाँ पर आपकी हीट रिलीज़ हो रही है, हीट रिलीज़ हो रही है। इट मीन्स वो कौन सी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, डू यू नो दैट द रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है रेस्पिरेशन।
तो देखो, जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, हमें जीवित रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है, और एनर्जी हमें किससे मिलती है? जब हम खाना खाते हैं और वो पचता है, ठीक है। तो उस फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए कौन आता है? ऑक्सीजन। जो भी हम फूड लेते हैं, राइस, पोटैटो, ब्रेड, इन सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, जो हमें एनर्जी देता है। अब ये सारी चीज़ें हमारे खाने में होती हैं, तो इनको क्या करता है? जब हम सांस के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं अंदर, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है? उनको तोड़ता है, और तोड़ने के बाद हमें क्या होता है? एनर्जी उससे मिलती है, और साथ में कुछ हीट रिलीज़ होती है। इस कारण से रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे रिएक्शन भी दे रखी है, तो आपने रिएक्शन भी जरूर लिखना। कई बार एक क्वेश्चन भी आता है, वाई रेस्पिरेशन कंसिडर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ये उसका पूरा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन देखो कैसे लिखी है, C6H12O6, ये ग्लूकोज है जो हमारे खाने में आया। यहाँ पर ऑक्सीजन ने रिएक्शन की, तो क्या बन गया? ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी, ठीक है। तो ये आगे जो 6 लिखे हैं, ये बैलेंस करने के लिए है। बैलेंसिंग इक्वेशन मैंने आपको पहले बताया 1-2 एग्जांपल्स में, ठीक है। बाद में हम जब बैक एक्सरसाइज करेंगे ना, तो बहुत सारी बैलेंसिंग इक्वेशन है, तो आपको बहुत सारी इक्वेशन वहाँ पे सॉल्व करोगे तो अपने आप आ जाएगी, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पर दिया है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू द कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये डिकम्पोजिशन क्या है, इसको हम आगे चैप्टर में पढ़ते हैं कि डिकम्पोजिशन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है डिकम्पोजिशन। फर्स्ट रिएक्शन हमने पढ़ी थी कौन सी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिल्कुल अपोजिट है डिकम्पोजिशन। कैसे? देखो, कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया? A+B को हमने ऐड कर दिया था और क्या बना दिया था? AB। यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर AB होता है और उसको हम A+B बना देते हैं। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास कॉम्बिनेशन में हमारे पास रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा था और प्रोडक्ट 1 था। डिकम्पोजिशन में हमारे पास रिएक्टेंट 1 रहेगा और प्रोडक्ट जो है 2 या 2 से ज़्यादा रहेगा। तो बात समझ में आ गई। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन के अपोजिट क्यों है, ठीक है। तो रीज़न समझ आ गया ना। देखो, यहाँ पे कुछ रिएक्शंस दे रखी हैं, इसको देख लेते हैं हम। यहाँ पर दिया है, आपने जो है फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लेना है, फेरस सल्फेट का, ठीक है, FeSO4। उसके बाद उसको जो है ड्राई टेस्ट ट्यूब में डालना है और उसको हीट करना है, ठीक है। उसके बाद नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। जब आपने क्रिस्टल को डाला था उस टाइम उसके कलर को नोट करना है, ठीक है। फिर हीट करना है। हीट करने के बाद उसको ऑब्जर्व करना है कि आफ्टर हीटिंग उसके क्रिस्टल का क्या हुआ। तो हैव यू नोटिस, आपने नोट किया कि ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज़ चेंज्ड। सबसे पहले, अब यहाँ पे ये कलर वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो याद रखना, जो फेरस सल्फेट था उसका कलर कैसा है? जब वो क्रिस्टल था वो ग्रीन कलर का था, ठीक है। और जब उसको हीट किया गया तो इसमें से स्मेल आई, ठीक है, और जैसे कि वो सल्फ़र जलता है ना, वो स्मेल आई उसमें से और उसका कलर क्या हो गया? चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सारा दिया हुआ है कि क्या हुआ कि जब उसको हीट किया गया टेस्ट ट्यूब में, तो क्रिस्टल जो फेरस सल्फेट था उसमें स्मेल, मतलब गंध वाली एक स्मेल आई, सल्फ़र की स्मेल, और उसका कलर जो है ग्रीन से चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन। अब आपने यहाँ का क्या ऑब्जर्व किया? देखो, ये रिएक्टेंट है, एरो से पहले रिएक्टेंट होता है, एक रिएक्टेंट है और ये कितने में प्रोडक्ट में बना? 3 प्रोडक्ट बना, ठीक है। मतलब एक रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इतनी बात समझ आ गई। तो यहाँ पे आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन मिल गई है और यहाँ पर आपको रिएक्शन मिल गई है कि इन दिस रिएक्शन आपने क्या देखा? सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकडाउन होता है, जो सिंगल जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है? बिल्कुल सिंगल होता है और टूट करके 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है। इसे क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल हमने लिया था, ठीक है, उसमें पहले वाटर था, बाद में वो वाटर जब उसमें से निकल गया हीट करने पे, तो उस क्रिस्टल का कलर क्या हो गया? चेंज हो गया। तो चेंज होने के बाद जो फेरस सल्फेट था वो क्या बन जाता है? उसमें फेरिक ऑक्साइड बन जाता है।
सल्फ़र डाइऑक्साइड बन जाता है और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बन जाता है। तो यहाँ पर देखो ये रिएक्शन दे रखी है FeSO4। FeSO4 का मतलब क्या होता है? सल्फ़र डाइऑक्साइड या फेरस सल्फेट, सॉरी सल्फ़र डाइऑक्साइड नहीं, फेरस सल्फेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, ये 3 चीज़ें बनती है। ये दोनों गैसें हैं इसलिए यहाँ पर G लिखा है, ये सॉलिड होता है, ठीक है। और ये ऑलरेडी क्रिस्टल है तो इसका मतलब वो क्या होता है? सॉलिड होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मीन CaCO3, इसको डिकम्पोज करना है। डिकम्पोज करना है इसको मतलब तोड़ना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब तोड़ा जाता है तो क्या बनता है? देखो CaCO3, इसको डिकम्पोज किया तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा? एक कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक और आपको दे रखी है, ये आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है जब हम यहाँ पर आपका लाइमस्टोन है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है आपका मार्बल का फॉर्मूला भी है। जब इसको हीट किया गया, ठीक है, जो एरो के ऊपर है वो क्या है? कैटलिस्ट। हीट किया गया तो क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स क्विक लाइम और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये रिएक्शन लिखी हुई है, हो गया। अगली एक्टिविटी हम देखते हैं 1.6। 1.6 एक्टिविटी में क्या लिया हुआ है ये आपको कई बार आ जाता है, ठीक है। ये जो रिएक्शन है ना, ये PSCB बोर्ड का बच्चा हो या कोई भी स्टेट बोर्ड का है या फिर CBSE बोर्ड का, तो ये डायग्राम आ जाता है और उसके बाद आपसे पूछा जाता है, ये सारा कुछ दे देते हैं, ये लेबलिंग, और इसकी रिएक्शन लिखने को बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 2 ग्राम क्या लिया है? नाइट्रेट पाउडर लिया है, उसको बॉईल किया है, ठीक है। अब उसको टोंग की हेल्प से पकड़ा हुआ है, जो टेस्ट ट्यूब है उसको टोंग के हेल्प से पकड़ा हुआ है, किसके पास? जो बर्नर है उसकी फ्लेम के पास। आगे क्या नोटिस करोगे? जब लेड नाइट्रेट हीट हो रहा है तो क्या बन रही है? कौन सी गैस? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो देखो यू विल ऑब्जर्व द इमल्शन ऑफ द ब्राउन फर्म्स, मतलब ब्राउन कलर के आपको फर्म्स, यहाँ पे ब्राउन कलर के फर्म्स दिखाई देगी। ये फर्म्स जो है गैस है, कौन सी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब इनकी रिएक्शन होती है तो कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखो अब ये रिएक्शन भी याद कर लेना, कई बार ये रिएक्शन लिखने को आ जाती है तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला, उसको हीट किया तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है। तो इसको फॉर्मूले को ज़रूर अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और इस टाइम क्या हो रहा था? उसमें ब्राउन कलर की फॉर्म्स निकल रही थी और वो किसकी फॉर्म्स थी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। अब उसके बाद पंजाब बोर्ड के लिए अगर मैं बात करूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये डायग्राम है। ये डायग्राम जो है ये भी डिकम्पोजिशन का है, ये भी कई बार क्या होता है? पेपरों में आता है। और आपको जो है इसमें से देखो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। पहला तो क्वेश्चन क्या आता है? ये जहाँ पे हाइड्रोजन लिखा है और ऑक्सीजन लिखा है ना, ये इसको मिसिंग कर देते हैं और पूछते हैं कि मतलब कहाँ हाइड्रोजन है, कहाँ ऑक्सीजन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये भी आ जाता है, ये एनोड और कैथोड मिसिंग कर देते हैं। या फिर ये क्वेश्चन आता है कि जो वाटर होता है H2O, इसमें 2:1, मतलब हाइड्रोजन की रेशो 2 और वाटर की रेशो 1 क्यों होती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अभी हमने जो पहले रिएक्शन पढ़ी थी, यहाँ पर हर एक चीज़ को हीट करके हम अलग कर रहे थे, गर्म करके अलग कर रहे थे, तो इसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। गर्म करके हम अलग कर रहे हैं तो वो क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन। अब यहाँ पर जो है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम इसको अलग करेंगे तो ये कौन सी होती है? ये इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, प्रोसेस होती है। अब इसमें क्या होता है? देखो सबसे पहले एक बीकर ले लिया, इस तरीके से पूरा सेटअप करेंगे। यहाँ पर जो है आपको यहाँ पे बैटरी लगा दी है, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं, इसको बैटरी के साथ जोड़ दिया है। तो बैटरी का जो कैथोड हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पे पूरा मैं डायग्राम दिखाती हूँ अच्छे से। ये जो कैथोड हिस्सा है, ठीक है, ये बैटरी के कैथोड हिस्से से जोड़ दिया एक इलेक्ट्रोड्स को, एक को एनोड के साथ जोड़ दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि जहाँ पर ये आपका कैथोड हिस्सा है, ठीक है, वहाँ पे देखो आप यहाँ पर लेवल क्या है, आपको जगह ज़्यादा दिखाई दे रही है और यहाँ पे जगह कम दिखाई दे रही है। इट मीन्स यहाँ पर अब ये वाटर था, वाटर में हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की। वाटर का फॉर्मूला H2O, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की तो ये क्या होता है? हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। इसको बाद में बैलेंस कर देते हैं तो ये बैलेंस हो जाता है, ठीक है।
मीन्स वाटर किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। जब इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन H2O ऑक्सीजन, तो देखो यहाँ वाटर के फॉर्मूले में हाइड्रोजन के नीचे क्या है 2, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स है, 1 मॉलिक्यूल्स हैं। तो आप समझ गए ना, तो ये कैसा है 2:1 है। अगर हम हाइड्रोजन को 4 लेंगे तो ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मतलब इनकी रेशो क्या है, 2:1 है। हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा है वाटर में इसलिए वो 2 है, और ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है इसलिए वो 1 है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर अगर मिसिंग कर दे तो आप याद रखना, जहाँ पे कम जगह है वो क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की रेशो कम है। जहाँ पर ज़्यादा जगह है वहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन की रेशो ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला है फोटो डिकम्पोजिशन। देखो क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार आपको डायग्राम आ जाता है और पूछते कौन सी रिएक्शन है, तो आपको ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब इसमें देखो क्या होता है कि आपको एक चाइना डिश ले लेना है, उसके अंदर क्या लिया है, सिल्वर क्लोराइड AgCl। ठीक है, ये सिल्वर क्लोराइड, उसके ऊपर सनलाइट, मतलब अब ये क्या हो रहा है, लाइट के थ्रू इसको अलग कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, सिल्वर AgCl लिया था ना, तो ये अलग हो जाता है, Ag बन जाता है और Cl बन जाता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक रिएक्टेंट है और 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पर देखो एक फिर कलर वाली बात आ गई, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, ग्रे कलर का। ठीक है, ये आता है कई बार, ध्यान रखना है आपने। ठीक है, और ये भी कैसी रिएक्शन होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये फोटो डिकम्पोजिशन है, क्यों, क्योंकि ये लाइट से अलग हो रहा है इसलिए इसको फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखो सिल्वर क्लोराइड, इसके ऊपर सनलाइट डाल रहा, तो सिल्वर और क्लोरीन दोनों ही क्या हो गई, अलग हो गई। ठीक है, रिएक्शंस की बेटा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, जितनी ज़्यादा आप रिटर्न रिएक्शन की प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन जो है अगर वर्बली याद करोगे तो भूल जाओगे, और जितना उसको रिटर्न करोगे वो जल्दी याद हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से सिल्वर क्लोराइड की जगह हम सिल्वर ब्रोमाइड भी ले सकते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड पर सन की लाइट डालेंगे तो सिल्वर और ब्रोमीन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये रिएक्शन का यूज़ किस में किया जाता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी की जाती है ना उसमें, तो ये भी कौन सी रिएक्शन हो गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने क्या देखा, हम हीट से डिकम्पोज कर रहे हैं, लाइट से डिकम्पोज कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हीट है वो एब्जॉर्ब्ड हो रही है। तो जिस भी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब्ड होती है उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है, डिफरेंस लिखना पड़ेगा आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो जिसमें हीट रिलीज हो रही है वो एक्सोथर्मिक, और जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो क्या है, एंडोथर्मिक। ठीक है, तो याद रखना ऑलमोस्ट जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो एंडो है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो एक्सो है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे ये क्वेश्चन हम इसकी अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर इस वीडियो में आपके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आ गए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ऐड करो, तो मैं कंटिन्यू सारे चैप्टर की आपकी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, जैसे कि टेलीग्राम पे मुझे 60 बच्चों ने कहा कि मैम बनाओ ये वीडियो। ठीक है, तो 60 लाइक आ जाएंगे अगर एक वीक के अंदर, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी अगला चैप्टर। ठीक है, तो एक दिन में शायद आप पूरा चैप्टर ना पढ़ पाओ, वीडियो लंबी है, कोई बात नहीं। ठीक है, रेस्ट कर करके पढ़ो, एक दिन में 2 टॉपिक देखो, अगले दिन 2 टॉपिक देखो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फर्स्ट हम कॉम्बिनेशन हमने देखा था, दूसरा डिकम्पोजिशन देखा था, अब तीसरा हम क्या देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिंपल से यहाँ पे देखो एक रिएक्शन दे रखी है, यहाँ पर क्या किया है, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया है। टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ पे जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये कॉपर सल्फेट है, क्या है, CuSO4 कॉपर सल्फेट। इसके अंदर आयरन नेल को डाला है, तो और उसके थोड़ी देर बाद, अब लगेगा आधा 1 घंटा, ठीक है, हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि आयरन नेल के ऊपर ब्राउनिश सी कलर आ जाती है, और ये जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट था वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा ग्रीनिश हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही एक्टिविटी लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर देखो ये पहले वाला था आयरन नेल, ये पहले वाला है, ये बाद वाला आयरन नेल, और ये बाद वाला सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होता है, सिंपल देखो, आयरन नेल को हमने किस में डाल दिया, CuSO4 मीन्स कॉपर सल्फेट में।
तो क्या होता है, ये आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इस कारण से ये क्या करता है, कॉपर को धक्के मार के अलग कर देता है। तो इसको ये धक्का मार के अलग कर दिया, और ये आयरन क्या करता है, इसके SO4 के साथ जुड़ जाता है। तो इसने क्या किया, FeSO4। समझ आई मेरी बात। Fe जो है SO4 के साथ जुड़ जाता है और Cu अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि Fe जो है वो ज़्यादा ताकतवर है Cu से। Fe मोर रिएक्टिव, हमने सिंपल लैंग्वेज में ज़्यादा ताकतवर बोल दिया। मोर रिएक्टिव मतलब ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। इसकी रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको लर्न करनी पड़ेगी, ये आपके चैप्टर नंबर 3 में दी हुई है। जब मैं चैप्टर नंबर 3 कराऊंगी तो आपको पूरी रिएक्टिविटी सीरीज़ बता दूंगी, ठीक है। तो आयरन जो है कॉपर सल्फेट के साथ देखो क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट, और फिर कॉपर अलग हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को दूर कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर हो गई बात इतनी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इन दिस रिएक्शन आयरन क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है, और आयरन जो है डिस्प्लेस कर रहा है किसको, कॉपर को, ठीक है। किस में से, कॉपर सल्फेट में से। कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर को अलग कर रहा है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दो और एग्जाम्पल यहाँ दे रखी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। ZnCuSO4, जिंक ज़्यादा जो है रिएक्टिव है, इसलिए CuSO4 में से फिर से Cu को अलग कर दिया और SO4 के साथ जुड़ गया। इसी तरीके से लेड और कॉपर क्लोराइड, इसमें भी लेड ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, कॉपर क्लोराइड में से क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगा और कॉपर को अलग कर देगा। तो ये सारी कौन सी रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। अब कोई किसी से ज़्यादा ताकतवर नहीं होता है, दोनों आपस में दोस्ती करके कहते हैं तू मेरा दोस्त ले ले, मैं तेरा दोस्त ले लूँगा, तो वो क्या हो जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पर रिएक्शन ध्यान से, Na2SO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट, बैरियम क्लोराइड। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, ये Na2 जो है वो क्या करेगा, Cl के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन गया NaCl, और Ba किसके साथ जुड़ जाएगा, SO4 के साथ जुड़ जाएगा। समझ आया, Na जो है Cl के साथ जुड़ गया और ये Ba SO4 के साथ जुड़ गया, मतलब एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसी को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। देखो यहाँ पर आपने इसमें ऑब्जर्व किया, जब ये रिएक्शन होती है ना, ये यहाँ पे देखो ये रिएक्शन बताई हुई है, जब इसमें आपने रिएक्शन देखोगे तो यहाँ पे कुछ इनसॉल्युबल चीज़ें दिखेगी जो घुली नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये इनसॉल्युबल मतलब जो यहाँ पर नीचे कुछ वाइट वाइट से इकट्ठा हो जाता है, इस कारण से इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो दिया हुआ है कुछ, इसको भी पढ़ लो। व्हाट कॉज दिस, वाइट प्रेसिपिटेट किसके बने थे, BaSO4 के। ये जो हमारे यहाँ पे रिएक्शन बनी है, इसमें वाइट प्रेसिपिटेट किसके बने थे, BaSO4 के। तो देखो जब रिएक्शन लिखना और BaSO4 लिखना तो ऐसा एरो बना देना, इसका मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट, ठीक है। एरो ऊपर को बनाओगे तो इसका मतलब क्या है, गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर यही चीज़ दिया हुआ है कि यहाँ पे आयंस एक्सचेंज हो गए, Ba ने SO4 के साथ अपना बना लिया और सोडियम ने क्लोरीन के साथ, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। मतलब अब इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है तो क्या लिखोगे, इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, जिसमें आयंस एक्सचेंज होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड लास्ट हमारी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। अब यहाँ पर देखो आपको जो है एक एक्टिविटी दी गई है, हीट किया है चाइना डिश को, उसके अंदर 1 ग्राम कॉपर पाउडर है। कोई भी चीज़ हुई, हीट हुई है, इसका मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन की है, कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की है, तो क्या बन जाएगा, CuO बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या, कौन सी रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर आप देख रहे हो कोई चीज़ जल रही है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही है, मतलब जो भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ लिखी है, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद ए ब्लैक कॉपर।
जो कॉपर का ऊपर का कोटिंग होती है वो ब्लैक हो जाती है ना कभी कभी ऐसे रखे रखे, तो वो क्या होता है कॉपर ऑक्साइड, मतलब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर चुका है। ठीक है, तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो याद रखना जहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है वो कौन सी रिएक्शन होती है, वो होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर रिएक्शन देखो दे रखी है Cu + O2 गिव राइज CuO। अब हाइड्रोजन पास्ड ओवर द हीट मटेरियल, द ब्लैक कोटिंग ऑफ द सरफेस टर्न ब्राउन एंड रिएक्शन टेक प्लेस, कॉपर इज ऑब्टेन्ड। अब यहाँ पर CuO में जो कॉपर ऑक्साइड है उसमें अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दिया हमने तो Cu फिर से अलग हो जाता है और इसके साथ वाटर क्या होता है, अलग हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है। तो दो चीज़ मैं बताऊँगी उसको याद रखना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होती है और हाइड्रोजन निकलती है। ठीक है, ऑक्सीजन गेन होती है, हाइड्रोजन का लॉस होता है, तो उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। अगली रिएक्शन जो रिडक्शन रिएक्शन है उसमें क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन गेन होती है और ऑक्सीजन लूज होती है, तो उसे रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही दिया है, इस सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन तो वो ऑक्सीडेशन है, लॉस ऑक्सीजन तो वो कौन सी है, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप अगर एक और रिएक्शन देखो, यहाँ पर ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो उसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये दिखाई देगा आपको कैसे, यहाँ पर CuO है, यहाँ से CuO में से Cu से ऑक्सीजन अलग हो गया मतलब रिडक्शन हो गया। अब ये हाइड्रोजन अकेला था तो इसके साथ ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया, तो यहाँ पर दोनों ही हो रही ना, एक जगह ऑक्सीजन अलग हो रहा है, एक जगह ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो गई, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसी कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर भी दी हुई है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ फॉर्म की हुई है जो मैंने आपको पीछे बता दिया। एंड लास्ट टॉपिक है हमारा क्रोजन एंड रेंसिडिटी। क्रोजन क्या होता है, क्रोजन जो भी आपका आयरन आर्टिकल्स है, चाहे लोहे की चीज़ ले लो या कोई भी, ठीक है, तो यहाँ पर देखो पूरा, जब आप लोहे की चीज़ को खुला छोड़ देते हो उसके ऊपर ब्राउन सी कुछ कलर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है इसको हम रस्टिंग बोलते हैं, मतलब लोहे को जंग लगना। ठीक है, जो लोहा है उसको हम खुला छोड़ देते हैं तो ये वाटर के साथ रिएक्शन कर लेती, तो क्या बना लेती, Fe2O3H2O। देखो मैं दोबारा लेती हूँ, Fe2O3X H2O। ये फॉर्मूला किसका है, रस्ट का, लिख लो, ये फॉर्मूला किसका है, रस्ट का, कई बार ये भी आ जाता है पेपर में। ठीक है, तो अभी हटाती हूँ मैं पहले, तो जो ब्राउन कलर की कोटिंग होती है वो क्या होता है, रस्ट होता है। तो आपने नोटिस किया होगा जो कॉपर होता है, कॉपर को कई बार आप खुला छोड़ दो तो उसके ऊपर भी कलर आ जाता है। सिल्वर, चांदी थोड़े दिन तो हम पहने रहते हैं तो उसके ऊपर भी क्या होता है, ब्लैक सा कलर आ जाता है। ये सब क्या है, ये सब मतलब इसके ऊपर जो ये ब्लैक कोटिंग आ रही है सिल्वर के ऊपर, कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग आ रही है, इसका मतलब वो मेटल ख़राब हो रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोजन बोलते हैं। ठीक है, क्रोजन के कारण आपने देखा होगा कार की बॉडी पार्ट्स, ब्रिज, लोहे की जो रेलिंग्स बनी होती हैं, जो शिप्स बनी होती हैं, सब मेटल्स की बनी होती है ना, तो इसमें जो लोहा यूज़ होता है वो धीरे धीरे ख़राब हो जाता है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं इनकी मुरम्मत में, इनकी डैमेज को सही करने में। ठीक है, तो आगे इसको हम डिटेल में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। अगला हमारा टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी पढ़ने से पहले मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँगी। आप एक चिप्स का पैकेट लाए, ठीक है, लेज़ लेके आए, बड़े पैर से उसको खोला, 2 चिप्स खाए, पैक कर लिया, और जब पैक करने के बाद उसको छोड़ दिया वैसे ही अपने बैग में, अगले दिन क्लास में फिर निकाला उसको बैग में से, तो चिप्स का टेस्ट बड़ा ख़राब हो गया था, है ना। तो चिप्स का जो टेस्ट ख़राब हो गया था वो क्या था, वो रेंसिडिटी थी। ठीक है, तो क्या है, जो भी ऑयल या फैट होता है हम लंबे समय तक छोड़ देते हैं, उसका टेस्ट और स्मेल ख़राब हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं रेंसिडिटी। मतलब समझ आ गया ना रेंसिडिटी का, कि फ़ैट और ऑयल वो क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर देता है, जिसकी वजह से उसकी स्मेल और टेस्ट जो है वो चेंज हो जाती है। तो उसको बचाने के लिए उसके अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं,
वो कौन सी होती है एंटीऑक्सीडेंट, वो नाइट्रोजन गैस होती है, उसके अंदर डाली जाती है, जिसकी मदद से वो ऑयल और फैट जो है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है और लंबे समय तक वो बचा रहता है। ठीक है, तो आप चिप्स का पैकेट लाते हो, कहते हो ना 10 रुपये की चिप्स, 10 चिप्स भी नहीं है, हवा भरी है। वो हवा नहीं होती है, वो नाइट्रोजन गैस होती है, ताकि आपका ऑयल और फैट जल्दी से ख़राब ना हो। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो। तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं भी अगला चैप्टर ज़रूर बनाऊँगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।